नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जबया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए हलचल तेज हो गई है। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज नामांकन दाखिल किया। उनके साथ एनडीए का पूरा कुनबा तो रहा ही, साथ ही बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस के भी सदस्य मौजूद रहे। इस तरह से संख्या बल के आधार पर द्रौपदी मुर्मू की जीत तय मानी जा रही है। इसके साथ ही आज के शो में हम आपको महाराष्ट्र के महासंकट के बारे में भी बताएंगे। उद्धव लगातार कमजोर पड़ते जा रहे हैं, शिंदे लगातार ताकतवर होते जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले खबर प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें गुजरात दंगों के बारे में एसआईटी के रिपोर्ट को चुनौती दी गई थी। दरअसल एसआईटी ने गुजरात दंगों के बारे में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी थी। एसआईटी की इसी रिपोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की जांच रिपोर्ट को सही माना है। आपको बता दें कि ये याचिका जाकिया जाफरी की तरफ से दाखिल की गई थी। गुजरात दंगों पर एसआईटी की जो क्लोजर रिपोर्ट थी, एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट पर जो इन्वेस्टिगेशन के बाद सबमिट किया गया था, जिसपे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया था, जिसने अपने बृहद रिपोर्ट में यह कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो आरोप लगे और उनके साथ 62 अन्य लोगों के ऊपर कि उन्होंने इंस्टिगेट किया और राइट समय पर जो लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को इस्तेमाल करना चाहिए था दंगों को रोकने के लिए, वो नहीं हुआ। उस पर आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ जो लगातार पिछले 16 वर्षों से जो पिटीशन चल रही थी उस पर ऑब्जेक्शन रेज करते हुए इस बड़ा कड़ा ऐतराज जताया, बल्कि यह भी कहा पिछले 16 वर्षों से टू कीप द पॉट बॉइलिंग, आप माने इस मुद्दे को जीवंत रखने के लिए, जबकि तमाम फंक्शनरीज जितने भी एसआईटी के थे सबके ऊपर एक के बाद एक आरोप लगाया। तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो एसआईटी की जांच रिपोर्ट थी, एसआईटी की जांच रिपोर्ट को सही पाया। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। 9 दिसंबर 2021 को जाकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर एसआईटी की रिपोर्ट को चुनौती दी थी और नरेंद्र मोदी समेत 64 लोगों को एसआईटी द्वारा क्लीन चिट दिए जाने पर सवाल उठाया था। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में ताबड़तोड़ सुनवाई हुई। आपको बता दें कि गुजरात दंगों की जांच के लिए बनी एसआईटी ने तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे अब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी थी। पूरा मामला अहमदाबाद की गुलबर्गा सोसाइटी में साल 2002 के 28 फरवरी में हुए दंगों से जुड़ा है। यहां अपार्टमेंट में हुई आगजनी में कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी सहित 68 लोगों की मौत हो गई थी। एसआईटी ने दंगों की जांच की। जांच के बाद तब के गुजरात मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी गई थी। जाकिया जाफरी की याचिका में इस रिपोर्ट को चुनौती दी गई थी और दंगों में बड़ी साजिश की जांच की मांग की गई थी, जिसे अब कोर्ट ने खारिज कर दिया। सवाल है कि कौन है जाकिया जाफरी और उन्होंने मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी की रिपोर्ट को चुनौती क्यों दी? जाकिया जाफरी गुजरात दंगों की पीड़ित है। जाकिया जाफरी कांग्रेस के तत्कालीन विधायक एहसान जाफरी की पत्नी है। एहसान जाफरी गुलबर्ग सोसाइटी में रहते थे। गुजरात दंगों के दौरान एहसान जाफरी को दंगाइयों की भीड़ ने मार डाला था। जाकिया ने गुजरात हाई कोर्ट में एसआईटी की रिपोर्ट को चुनौती दी, लेकिन वर्ष 2017 में गुजरात हाई कोर्ट ने एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ जाकिया की शिकायत खारिज कर दी थी। इसके बाद जाकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। आपको बता दें कि एसआईटी की रिपोर्ट में देश के उच्च पदों पर रहे लोगों को क्लीन चिट दी गई थी।
एसआईटी की रिपोर्ट में प्रदेश के उच्च पदाधिकारियों की ओर से गोधरा ट्रेन अग्निकांड और उसके बाद हुए दंगे भड़काने में किसी भी साजिश को नकार दिया था। गुलबर्ग सोसाइटी में जाकिया जाफरी समेत 150 लोगों को पुलिस ने बचाया था। खुद जाकिया जाफरी ने भी अपनी पहली एफआईआर में इस बात का जिक्र किया है। पुलिस ने उन्हें और 150 अन्य लोगों को गुलबर्ग सोसाइटी से सुरक्षित निकाला था, लेकिन 4 वर्ष बाद उन्होंने मोदी और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप लगाए। उनके आरोप एक आईपीएस अधिकारी श्री कुमार के बयानों पर आधारित थे। आपको बता दें कि श्री कुमार के बारे में एसआईटी की राय थी कि वे संदिग्ध व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें एक अविश्वसनीय गवाह घोषित कर दिया गया था। साल 2002 गुजरात दंगों में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को मिली क्लीन चिट को बरकरार रखा। एसआईटी की क्लीन चिट पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगी है। कोर्ट ने 2002 दंगों के पीछे बड़ी साजिश की जांच से इनकार करते हुए दिवंगत कांग्रेस नेता जाकिया जाफरी की याचिका खारिज कर दी है। फैसला सुनाने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जाकिया की अपील में कोई मेरिट नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट से नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिलने से बीजेपी खुश है। बीजेपी हमेशा से यह कहती रही है कि गुजरात दंगों में मोदी को बार बार फ्रेम करने की कोशिश की गई, लेकिन मोदी हर बार और हर जांच में पाक साफ होकर ही निकले हैं। कार सेवकों के ऊपर कोई बाहर से हमला नहीं हुआ था। उस पूरे दंगे को राजनीतिक चश्मे से देखा। शपथ दिलाए नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद बीजेपी उत्साह में है। मौका भी था और दस्तूर भी। बीजेपी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बताया गया कि किस तरह से मोदी को गुजरात दंगों में जानबूझकर फ्रेम किया गया। तो लालू प्रसाद जी के निर्देश पर 2005 के बिहार विधानसभा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस उमेश बनर्जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। और अगर आप पुराने मेरे कमेंट्स को देखेंगे, मैंने उसको बहुत ब्लास्ट किया था। उन्होंने कहा कि ये कार सेवकों के ऊपर कोई बाहर से हमला नहीं हुआ था, अंदर से ही दुर्घटनावश आग लग गई। आप समझ सकते हैं कि इस सीमा तक उस पूरे दंगे को राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा। गुजरात में मोदी के सत्ता संभालने के लगभग 5 महीने बाद ही गोधरा रेल हादसे के बाद गुजरात में दंगे भड़क उठे, जिनमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। आज तक मोदी पर दंगों को रोकने के लिए उचित कदम न उठाने के आरोप लगते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। दंगों में मोदी की संलिप्तता को जांचने के लिए लंबी जांच हुई और मोदी को क्लीन चिट मिली। सुप्रीम कोर्ट ने 9 सेंसिटिव केसेस की जांच के लिए एक एसआईटी बनाई। याद करिए, इस एसआईटी को जांच कर रहे थे सीबीआई के फॉर्मर डायरेक्टर मिस्टर राघवन। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस एसआईटी में गुजरात का कोई रिटायर्ड या सर्विंग ऑफिसर नहीं होगा, तो ईमानदार जांच करें। उस एसआईटी ने जांच की। ये जो जाफरी है और इनके पीछे खड़ी है तीस्ता से तलवार, आप जानते हैं, जिनका काम ही है मोदी जी के खिलाफ कैंपेन करते रहना। इन्होंने कहा कि इसमें उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, उनकी भूमिका की जांच की गई, बाकी सब जांच हुई। और आपको एक बात मैं पटना के पत्रकारों के माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि एसआईटी जी ने
उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 9 घंटे इंटरोगेट किया, 9 घंटे। एसआईटी ने रिपोर्ट दिया कि नरेंद्र मोदी जी की कोई भूमिका नहीं है और बाकी जो है उसके खिलाफ कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी के कद्दावर नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दरअसल नरेंद्र मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार किया गया और इस काम में लेफ्ट, लिबरल और कांग्रेस सब शामिल थे। तो ये जाफरी जी और तीस्ता से तलवार और ये सारा जो गैंग है पूरा, लेफ्टिस्ट, लिबरल्स, कांग्रेस सपोर्टेड, इन लोगों ने पूरा वहां पर अपनी गवाही दी। 10-10 साल तक ढूंढ के लाए, मजिस्ट्रेट ने उसको रिजेक्ट किया। उसके खिलाफ हाई कोर्ट गए, ये लोग हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए और यहां उनके वकील थे श्रीमान कपिल सिब्बल साहब। 8-10 दिन बहस किए पिछले साल सितंबर-अक्टूबर में। उसका फैसला आज आया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है कि इसमें कोई दम नहीं है। आपको बता दें कि दंगों के 10 साल बाद 2012 में एसआईटी ने जांच रिपोर्ट दाखिल की थी। रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी सहित 64 लोगों को क्लीन चिट दी गई थी। याचिका में इसी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और दंगों में बड़ी साजिश की जांच की मांग की गई थी, जिसे अब कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। राष्ट्रपति की रेस आज एक कदम और आगे बढ़ गई है रेस। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन भरा है। नामांकन के दौरान द्रौपदी मुर्मू के साथ एनडीए के पूरे कुनबे के साथ बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहे। इन नेताओं की मौजूदगी से यह साफ हो गया है कि एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाकर नंबर गेम वाली बाजी तो पहले जीत ली है, बस अब चुनाव होने का इंतजार है। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन भरा। इस दौरान पीएम मोदी उनके प्रस्तावक बने। उन्होंने 4 सेट में नामांकन भरा। पीएम मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सांसद वहां पर मौजूद रहे। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। इस दौरान एनडीए की एकजुटता भी नजर आई। नामांकन के दौरान जेडीयू और बीजेपी के नेता मौजूद रहे। इसके अलावा जगत मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के नेता भी नामांकन में पहुंचे। समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाना भारतीय जनता पार्टी का काम है और मोदी जी का जो एक अंत्योदय का सिद्धांत है कि ऐसे व्यक्ति जो समाज में जिन्होंने दीनहीन लोगों के लिए काम किया है, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, और वो स्वयं एक आदिवासी क्षेत्र से और जनजाति क्षेत्र से आती हैं। निश्चित रूप से इतने बड़ा देश के अंदर रहने वाले पूरे जनजाति समाज का भी जो है उत्थान का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। द्रौपदी मुर्मू के नाम के ऐलान के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि ये बेहतर होता कि वो निर्विरोध ही चुन ली जाती। द्रौपदी मुर्मू के नाम के ऐलान के बाद से अब तक नवीन पटनायक, वाईएसआर कांग्रेस के नेता जगत मोहन रेड्डी समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आदिवासी महिला के नाम पर समर्थन कर रही है। ऐसे में द्रौपदी मुर्मू की जीत अब तय मानी जा रही है। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के मौके पर बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस के कई सांसद भी मौजूद थे।
इससे माना जा रहा है कि एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के साथ ही शक्ति प्रदर्शन भी किया। बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस समेत कई दलों के नेताओं की मौजूदगी से साफ है कि नामांकन के साथ ही जीत का दम भी एनडीए ने भरा है। नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी का निर्देश रहा है और समर्थन बीजू जनता दल का रहा है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को, क्योंकि वो ओडिशा की बेटी हैं। और इसी संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने 2 वरिष्ठ मंत्रियों को भेजा था दिल्ली। श्री जगन्नाथ सारका जी हैं और श्रीमती टुकुनी साहू जी हैं। वो लोग कल आए थे, उन्होंने नॉमिनेशंस पेपर को फाइल किया है और साथ में जो है आज प्रपोजर रहे हैं और नॉमिनेशन फाइलिंग में भी साथ रहे थे। ये प्रतिबद्धता दिखाती है बीजू जनता दल का, माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी का। और उड़ीसा की बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जरूर राष्ट्रपति चुनावों में जीतेंगी, ये बीजू जनता दल का आशा है। नामांकन भरने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से फोन पर बात की और राष्ट्रपति चुनाव के समर्थन में देने की अपील की। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि वे अपनी पार्टी में उन्हें समर्थन देने के लिए चर्चा करेंगी। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत एनडीए के बड़े नेता और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। इससे पहले कल द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी से भी मुलाकात की थी। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके प्रस्तावकों में शामिल रहे। बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस ने भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से भाजपा का नजरिया स्पष्ट होगा और भाजपा जो अपना विजन देती है कि सबका साथ सबका विकास, इस नारे को भी वो सही साबित कर पाएगी। साथ ही SC/ST वोट हासिल होने के साथ साथ राष्ट्रपति बनने से द्रौपदी मुर्मू के बाद बीजेपी को और भी कई फायदे हो सकते हैं। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष से भी समर्थन मांगा है। उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी बातचीत कर राष्ट्रपति चुनाव में अपने लिए समर्थन मांगा है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ अमन शुक्ला, दिल्ली। तो रायसीना की रेस शुरू हो गई है। इस रेस में शामिल होने वाले प्रतिभागियों का भी ऐलान तो पहले ही हो गया है। राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू के नाम के ऐलान करके बीजेपी ने ऐसी चाल चली कि विपक्ष का पलड़ा कमजोर पड़ गया है। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से ताल्लुक रखती हैं, ओडिशा से हैं। इस तरह से बीजू जनता दल के वोट उनकी तरफ पक्के हो गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी द्रौपदी को समर्थन देने का ऐलान कर सकता है। तो आइए आपको बताते हैं कि कौन है द्रौपदी मुर्मू और क्या है उनका बैकग्राउंड। द्रौपदी मुर्मू, जिन्हें एनडीए ने अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। आखिर द्रौपदी मुर्मू कौन है और कैसे उनके नाम ने विपक्ष को चित कर दिया है, जान लीजिए। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से ताल्लुक रखती हैं। 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के बेदापोसी गांव में हुआ जन्म। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी संथाल परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता का नाम विरंची नारायण टुडू है। भुवनेश्वर के रामादेवी महिला कॉलेज से कला में स्नातक की डिग्री हासिल की। ओडिशा सरकार के सिंचाई और बिजली विभाग में क्लर्क के रूप में किया काम। रायरंगपुर में सहायक शिक्षिका के रूप में भी किया काम। 1997 में मुर्मू पहली बार चुनाव लड़ी और पार्षद चुनी गईं। रायरंगपुर सीट से 2 बार विधायक के तौर पर निर्वाचित हुईं। 2000 और 2009 में बीजेपी के टिकट पर विधायक चुनी गईं। 2000 से 2004 तक नवीन पटनायक सरकार में राज्य मंत्री रहीं। मंत्री के तौर पर 2-2 साल तक वाणिज्य और परिवहन विभाग का प्रभार संभाला। 2007 में ओडिशा के सर्वश्रेष्ठ विधायक को मिलने वाले नीलकंठ पुरस्कार से भी सम्मानित हुई। 2006 से 2009 तक ओडिशा बीजेपी ST मोर्चा की अध्यक्ष भी रहीं।
2 बार बीजेपी एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रहीं। खैर, ये तो रहा द्रौपदी मुर्मू का सियासी सफर। लेकिन कहते हैं ना कि सही वक्त आने पर अपने आप को उपस्थित रखना सबसे बड़ा राजनीतिक सूत्र है। राजनीति की सबसे बड़ी मांग यही है कि आप मौके पर न चूकें और सत्ताधारी दल की राजनीति में फिट बैठें। शायद द्रौपदी मुर्मू के साथ यही था। इसीलिए तो जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने वंचित समाज और अनुसूचित समाज को साधने की लगातार कवायद की। इसी का परिणाम था कि उन्हें देश की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल होने का गौरव प्राप्त हुआ। द्रौपदी मुर्मू को 18 मई 2015 को झारखंड का राज्यपाल चुना गया। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल चुनी गई मुर्मू 6 साल 1 महीने और 18 दिन तक राज्यपाल के तौर पर काम किया। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रहीं जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले मुर्मू ने किए। रघुवर दास और हेमंत सोरेन दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया। कई बार रघुवर दास सरकार के प्रस्तावों को वापस लौटाया। CNT-SPT एक्ट संशोधन विधेयक को वापस लौटा दिया था। रघुवर दास से विधायक को लेकर पूछे थे कई सवाल। मुर्मू के सवालों का रघुवर दास जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद विधेयक कानूनी रूप नहीं ले सका। 2016 में विश्वविद्यालयों के लिए लोक अदालत लगवाई। विरोध के बावजूद चांसलर पोर्टल शुरू कराया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न कुलपतियों से संवाद करती रहीं। जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई को लेकर लगातार निर्देश दिए। विश्वविद्यालयों में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ किया। द्रौपदी मुर्मू का शुरुआती सफर संघर्षों भरा रहा। शादी के बाद बेहद कम उम्र में पति को खोना और उसके बाद परिवार को अपने दम पर चलाना, द्रौपदी मुर्मू ने संघर्षों के आगे कभी हार नहीं मानी। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तमाम अहम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।